Hello friends, it's Suki here. After a long time, I managed to get some time to make a video. I mean the administrative review और जब कुछ बच्चों की लास्ट मिनट पर जो एडमिशन एप्लीकेशन थी उसमें थोड़ा सा बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। बट इस वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू सक्सेस रेट के बारे में। जिन बच्चों का रिफ्यूज़ल आया है उनके लिए आगे क्या ऑप्शंस हैं, वो न्यू एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं। कुछ बच्चों की तो फीस अभी तक आई नहीं है, जिन बच्चों को मिली है फीस वापस वो थोड़ी कम फीस आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और हम बात करेंगे कि नेक्स्ट इनटेक कौन सा है आपके लिए जिसमें आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ओनली 2 to 3% एप्लीकेशन ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अब वैसे तो आप सब लोग ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल सकते हैं जिनका भी रिफ्यूज़ल आया है, लेकिन अगर आपने रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें आपने क्वेश्चंस और आंसर्स लिखे होते हैं जिस क्वेश्चंस आंसर्स के बेस के ऊपर आपका रिफ्यूज़ल आया है। अगर आपको लगता है कि आपने आंसर कुछ और दिया था बट आपने उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ और लिख के दिया है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये डिसीजन को आप दोबारा रिव्यू करें। और उसको रिक्वेस्ट करने के लिए जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालना है उसमें सिर्फ आपको 500 वर्ड ही मिलते हैं लिखने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2-3% एप्लीकेशन ही है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अगर डालें तो उनको कुछ उसका फायदा हो सकता है। उसके अलावा बाकी सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपने एआर डाला तो आपको वेट करनी पड़ेगी। जो मिनिमम टाइम है एवरेज 28 डेज बोलते हैं वो, अभी तो वैसे भी क्रिसमस चल रहा है तो वो काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ बोला और था और उन्होंने कुछ और आपको बताया और डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालने के लिए हमने बच्चों की हेल्प की थी उसमें से कुछ बच्चों के वापस आ गए हैं रिस्पॉन्सेज और उनमें कोई भी डिसीजन चेंज नहीं हुआ। और कुछ बच्चों को हमने मना ही कर दिया है कि यार आपको एआर डालने का फायदा ही नहीं है, बिकॉज उसने जो आंसर्स दिए हैं वो आंसर्स बहुत ज़्यादा रॉन्ग हैं जो उन्होंने पूछे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालने से अच्छा है कि आप एक नया एप्लीकेशन डालो। और नया एप्लीकेशन डालने के लिए भी रिफ्यूजल लेटर में लिखा होता है कि आपकी एप्लीकेशन मोस्ट लाइकली विल बी रिफ्यूज्ड अगेन अनलेस योर सर्कमस्टांसेस चेंज। तो जो आपने दोबारा एप्लीकेशन डाली है उस एप्लीकेशन को डालने के लिए भी आपके जो सर्कमस्टांसेस है थोड़े चेंज होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको फाइनेंशियल्स के ऊपर रिफ्यूज़ किया, जहाँ आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर रिफ्यूज़ किया। कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है, उन्होंने बोला यार कि आपकी तो जो फादर की इनकम है वो इनकम तो 1 लाख बनती है महीने की, जब 50,000 बनती है, लेकिन जो आपकी टोटल फीस है वो 15 लाख है साल की, तो आप कैसे अफोर्ड करोगे। तो वो अफोर्डेबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम आता है बीच में। अगर आपने दोबारा अपनी एप्लीकेशन डाली है तो मेक श्योर कि आपका जो पिछला जो केस है जब रिफ्यूज़ हुआ था वो पूरा चेंज ना हो। बेसिकली आपका जो फंड सोर्सेस हैं वो ज़्यादा चेंज ना हो। आप ये बोल सकते हैं कि हमें फंड, हमने एजुकेशन लोन ले लिया, जहाँ हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फंडिंग पड़ी है, जहाँ कोई फिक्स डिपॉजिट था हमारे पास, जो जहाँ हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको हमने सेल करके ये इसको एजुकेशन जो है इसको हम सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन जो भी फीस है आपकी। तो कुछ ऐसा आपको दिखाना है जो जेन्युइन लगे। अगर आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया अपना बैकग्राउंड, उनके पास तो ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड है, तो जब आप नई एप्लीकेशन डालोगे उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि वाई योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप एप्लीकेशन दोबारा डाल रहे हैं तो आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स पहले शो किए हैं वो थोड़ा सिमिलर हों, या उसमें ही थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखा देना। ओके। फीस रिफंड के लिए बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन से ऐसे आए हैं, सर हमने फीस जमा कराई थी 12,000 पाउंड, बट हमें जो वापस फीस आई है जैसे 1,20,000 जमा कराया बट हमें वापस सिर्फ 1,10,000 आया, तो ये क्यों हुआ ऐसा। सो बेसिकली होता क्या है, जब आपने अपनी फीस जमा कराई है और आपका रिफ्यूज़ल आता है तो यूनिवर्सिटी के रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी फ़ीस वापस मिल जाती है। अच्छा, मैं आपको फ़ीस के बारे में बताने से पहले ये बता दूं, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो आपको वीज़ा फीस वापस नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर फीस आ जाएगी वापस, तो वीज़ा फीस वापस नहीं आएगी, लेकिन जो आपने NHS हेल्थ सरचार्जेस जमा कराए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। और वो जो आपको वो रिफंड मिलेगा एम्बेसी से, जहाँ जो आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस रिफंड करेगी वो फ़ीस आपको पाउंड में रिफंड करेगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल 10,000 पाउंड जमा कराया था अपनी फ़ीस के लिए तो वो आपको 10,000 पाउंड ही वापस करेंगे। और जब आपने फ़ीस जमा कराई, अगर आपका जो रेट है अगर वो 100 रुपीज़ था पर पाउंड के हिसाब से, तो आपने 10 लाख जमा कराया, जब आपने उसको वापस किया उन्होंने पैसा, तो अगर वो रेट 95 हो गया तो आपको उसका 50,000 रुपया आपका उसमें लॉस होगा। लेकिन अगर रेट बढ़ गया तो आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपका जो फीस है वो कम वापस आई है या ज़्यादा आई है, तो बिकॉज वो एक्सचेंज रेट चेंज होता है, तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपका अमाउंट वेरी कर सकता है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने पॉइंट जमा कराए हैं, आपको पॉइंट ही वापस आएंगे, तो जो भी रेट होगा उसके ऊपर आएंगे वापस। जिन बच्चों का रिफ्यूज़ल आया है जनवरी इनटेक के लिए,
उनके पास स्टिल ऑप्शन है, अगर वो दोबारा एप्लीकेशन अपनी कर सकते हैं। उनको ऑलरेडी पता लग गया है कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन करनी है, जहाँ वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और अच्छे तरीके से लगा सकते हैं वो, उनके पास अभी भी ऑप्शन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी फेब इनटेक ओपन है, और अभी अप्रैल भी है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और मई इनटेक भी शुरू हो रहा है। अभी ऑफिशियल लिस्ट अभी मुझे लगता नहीं आई है, लेकिन जैसे मेरे पास कोई लिस्ट आती है जो अप्रैल में इनटेक शुरू हो रहा है उसकी, तो then I will share that list with you. I will share the list on Instagram and on the Facebook group. So make sure if you're not on my Instagram or Facebook group, so अगर आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन करोगे तो you will get the information immediately. तो सितंबर 2021 इनटेक भी शुरू हो चुका है। मैं सारी यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी सितंबर 2021 इनटेक शुरू कर दिया है और बच्चों को ऑफर लेटर्स भी आने शुरू हो गए हैं। अगर आप सितंबर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप अभी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जनवरी के बाद भी डालोगे एप्लीकेशन तो भी सेफर है, बिकॉज अभी वो काफ़ी AR रिव्यू के चक्कर में या फीस रिफंड में या नहीं, जो अभी जनवरी फेब इनटेक है उसमें काफ़ी बिजी चल रहा है, तो हो सकता है आपका जो कैश लेटर है वो थोड़ा डिले भी हो जाए। कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कैश लेटर हमारा डिले हो रहा है, हमने फीस जमा करा दी है सारी, ये वो, उसमें उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बिजी हैं और यूनिवर्सिटी के पास स्टाफ भी थोड़ा कम है। जहाँ तक मेरी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मेरी अपनी खुद भी बात हुई है, तो उनके पास उनका जो एवरेज टाइम है वो 2 to 3 वीक्स है, लेकिन अभी 2 to 3 से 6 वीक्स के आसपास पहुंच गया, जो 1-1.5 महीना लग रहा है आपकी कैश लेटर आने में। लेकिन जैसे वुल्वरहैम्पटन हो गया, ईस्ट ऑफ लंदन हो गया, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आपका कैश लेटर काफ़ी जल्दी दे रही है। तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा ये भी है कि उनके पास अच्छा स्टाफ है, जहाँ आपने अपनी एप्लीकेशन काफ़ी क्लियर कट डाली हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट छोड़ा ही नहीं है जो उनको चाहिए, तो वो आपका डिसीजन भी काफ़ी जल्दी लेते हैं। तो कुछ बच्चे अपना पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखते, जहाँ साथ में LOR नहीं लगाते, जहाँ कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा छोड़ देते हैं कि जब कोई कंडीशन आएगी तो हम वो लेटर लगा सकते हैं। अगर आप सारी फाइल को पहले से तैयार करके अपनी फाइल लॉगिन करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका जो डिसीजन आ रहा है वो जल्दी डिसीजन आएगा। एक बार फिर बोल दूं, बच्चे बहुत सारे यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विदाउट IELTS हो जाए। अगर आपने विदाउट IELTS भी ट्राई करना है, सो बाय ऑल मीन्स यू कैन डू दैट। अभी जनवरी इनटेक के लिए अंडर ग्रेड ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, बट फेब इनटेक के लिए जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स कोर्स अभी भी ओपन है यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप मास्टर्स में ट्राई करना चाहते हैं तो यू स्टिल हैव टाइम फॉर फेब इनटेक। अगर आप विदाउट IELTS ट्राई कर रहे हैं तो विदाउट IELTS आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ टेक इट केस बाय केस। आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मार्क्स थे, टोटल आपके एग्रीगेट्स मार्क्स क्या थे, उसके बेस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि आपको IELTS का वेवर देना है या नहीं देना। तो ये ध्यान रखना। स्कॉलरशिप के बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस किस टाइप की स्कॉलरशिप्स होती है। बट इस वीडियो में इतना बता दूंगी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको 15-16 हज़ार पाउंड के आसपास है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1500, 2000, 2500 के आसपास आपको स्कॉलरशिप दे देती है। अगर आप अपनी 100% फीस पहले जमा कराते हैं तो यूनिवर्सिटीज़, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 10% ऑलरेडी आपको वैसे ही 10% आपको स्कॉलरशिप देती है। तो स्कॉलरशिप के लिए अगली वीडियो की वेट करें। अगर आपको कुछ ज़्यादा पता करना है अभी, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस है, वो इस वीडियो में बताना मुश्किल है, बट आई विल मेक अनदर डिटेल वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो गाइज, please hit the like button, and if you're watching me first time on the channel, please hit the subscribe button, and I will see you next time with another video. Till then, take care, goodbye.